नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास यार पापा के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। वह जब सुबह उठा तब तक न्यूज़ में उसकी खबर चल रही थी। बार काउंसिल ने उसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूज़ पर मनोज का कट्टर दुश्मन ये कह रहा था कि इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक मनोज साल्वे कोई भी केस नहीं लड़ सकते। हर न्यूज़ में बार बार ये दोहराया जा रहा था कि हर बात में बढ़ चढ़कर बोलने वाले मनोज साल्वे ने साधी चुप्पी। कोर्ट के बाहर के कुछ नए वकीलों के बाइट भी चल रहे थे। इतने बड़े वकील के ऐसा करने से देश का नाम खराब होता है। गजेंद्र ने टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया। मनोज ने उसको रोक दिया। मनोज के मोबाइल पर बेटी का मैसेज आया, यू आर अ फेक। बाकी सबसे मनोज को इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि अपनी बेटी के मैसेज से पड़ा। मनोज ने रात में टिश्यू पेपर पर जो लिखा था उसको अपनी जेब में निकालकर सामने पर एक लेटर पैड पर कुछ लिखा। मनोज की आदत थी बड़े से बड़े केस की पूरी समरी वह एक पन्ने पर लिख कर जाता था और वही पन्ना लेकर सब दलीलें देता था। कागज़ पर लिखते ही वह मुस्कुराया। गजेंद्र को समझ आ गया था कि इसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझ गई है। मनोज ने कोर्ट में सीनियर जज साहब से मिलने की एक अर्ज़ी डलवाई। उसी दिन जज के सामने ही उसको कुछ समय मिल गया। एक फर्जी डिग्री का मामला भी अब हाई प्रोफाइल केस हो चुका था। उसके जूनियर्स को केस के बारे में सब कुछ पता भी होता तो भी मनोज कई बार उनको दलीलें देते समय चौंका देता था। फिर आज तो उनको कुछ पता ही नहीं था। इससे पहले कि जज को कुछ समझ आता, मनोज ने कहा, सर बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारेंगे? फाइनल ईयर का एक पेपर नहीं दे पाया था। पहले और दूसरे साल में मैंने टॉप किया था। मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से कॉलेज जाकर डिग्री पूरी करने का मौका मिले। जज को ये बात सुनकर कुछ देर तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसने क्या सुन लिया। मनोज भी, आपको पता है, आपको रोल मॉडल मानकर हर साल ना जाने कितने युवा लॉयर बनने का सपना देखते हैं। आपकी गलती इतनी बड़ी है कि मनोज ने बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं होने से मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान कम नहीं हो जाता। आप मुझको एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जज सोच में डूब गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मनोज सही में ऐसा कर रहा है या फिर उसके केस की दलील के जैसे ही कोई दाव पेच है ये। सोच लीजिए, आप शायद जब डिग्री करके आएँ तब तक आपको एक्सेप्ट ना करें। मुझे अपने लिए ये करना है सर। मनोज ने अपनी जेब में रखे टिश्यू पेपर को छूकर कहा। कोर्ट के बाहर मीडिया वालों की भयंकर भीड़ थी। लोग दो खेमों में बटे हुए थे। पुराने वकीलों का कहना था, मनोज बहुत चालू चीज़ है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। डिग्री फेक किया होगा तो भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। जबकि दूसरा खेमा इस बात से खुश था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लोगों में बहस भी चल रही थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक दिन पहले जिस मीडिया ने मनोज को सर आंखों पर चढ़ाया था, आज वही मीडिया मुश्किल सवालों के साथ तैयार था। किसी को कुछ नहीं पता था। अचानक हलचल मची। हमेशा की तरह मनोज तेज कदमों से बाहर आ रहा था। उसने स्टाइलिश काला चश्मा लगाया हुआ था। चेहरे पर वही चिर परिचित विजयी मुस्कुराहट थी। एकदम से कैमरा और माइक उसकी ओर टूट पड़े। क्या आपकी डिग्री फेक है? आपने देश की इमेज ख़राब कर दी है। जज से आपकी क्या बात हुई? आप अब क्या करने वाले हैं? मनोज किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और अपनी कार में जाकर बैठने लगा। एक दो माइक उसके चेहरे को लगभग छू रहे थे। मनोज कोर्ट से निकलकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। लॉ कॉलेज पुणे में आज की क्लास चल रही थी। सासा को उस दिन क्लास में सब लोग बार बार देख रहे थे। पूरी क्लास को पता था कि सासा के पापा इस देश के सबसे बड़े वकील हैं। क्लास में कुछ खुसुर फुसुर चल रही थी। सासा पहले से ही अपने पापा से परेशान थी और अब ये डिग्री वाली बात बाहर निकलने से उसको और इरिटेशन हो रही थी। मनोज साल्वे से नफ़रत की सासा के पास कई वजहें थी। हर बच्चे के पास अपने माता पिता से नफ़रत की और प्यार की हज़ार वजहें होती हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। सासा अपनी क्लास में काफ़ी शार्प थी। अगर कोई ये बात कह देता कि वो अपने पापा के जैसी शार्प है तो वह चिढ़ जाती थी। माँ और बाप का नाम अपनी पहचान से अलग कर पाना आसान नहीं है। हमारी हर अच्छाई और बुराई के पीछे उनका कोई ना कोई एक हिस्सा होता है।
कुछ अच्छाइयाँ हमें छोड़ती नहीं और कुछ बुराइयाँ हम छुड़ा नहीं पाते। कुछ अच्छाइयाँ हमसे इसलिए आती है क्योंकि माता पिता की कुछ बातों से हमें नफ़रत थी, और कुछ बुराइयाँ हम इसलिए अपने पास सहेज कर रखते हैं ताकि खुद को दुख देकर अपने घर वालों को दुखी कर सकें। क्लास में कुछ लोग उससे चिढ़ते भी थे कि कॉलेज से निकलने के बाद सासा को सब कुछ बना बनाया मिलेगा। सासा लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रही थी ताकि अपने पापा से बड़ी लॉयर बने। बच्चे अपने माँ बाप से यूं भी बदला लेते हैं उनसे बड़ा बनकर। सासा की लॉ की डिग्री एक तरह का बदला थी। अपनी क्लास में वह तेज़ थी, लेकिन वह लॉ के लिए पढ़ाई नहीं कर रही थी, अपने पापा से बड़ा बनने के लिए पढ़ रही थी। क्लास के बीच में मीता पटनायक यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल का एक मैसेज आया। सासा को उनके केबिन में बुलाया गया था। मीता पटनायक खुद पुणे लॉ कॉलेज से पढ़ी हुई थी, एक ज़माने में बहुत बड़ी लॉयर थी। फिर अपने पति की डेथ के बाद प्रैक्टिस छोड़कर पढ़ाने लगी थी। वह काफ़ी तेज़ तर्रार थी। कॉलेज के आधा से ज़्यादा लड़कों का उन पर क्रश था। चूँकि वह पूरी तरह एकेडमिक दुनिया से नहीं आई थी, उनके तरीके नए थे। इसी वजह से वह स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर थी। मीता पटनायक कभी जताती नहीं थी, लेकिन सासा पर विशेष नज़र रखती थी। उसकी 2 वजहें थी। पहली कि सासा उनको अपने दिनों की याद दिलाती, दूसरी वह उनके बैचमेट मनोज साल्वी की बेटी थी। सासा प्रिंसिपल के कमरे के बाहर थी। इससे पहले कभी मीता ने सासा को यूं क्लास से नहीं बुलाया था। सासा के अंदर घुसने पर मीता ने उसको सामने बैठने का इशारा किया। वह खुद खड़ी हुई कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। मीता पटनायक, जिसके पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती, आज उसके पास शब्द कम पड़ रहे थे। मीता ने एक गिलास पानी उठाया। कुछ पियोगी? सासा ने ना में सिर हिलाया। मनोज की न्यूज़ का पता चला तुमको? सासा ने हाँ में सिर हिलाया। मीता ने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, वो यहाँ आ रहा है। सासा को झटका लगा। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, मीता ने कहा, वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। मैंने उसको कहा था कि वो केवल पेपर दे सकता है, लेकिन उसने क्लास करने के लिए इंसिस्ट किया। वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। पर क्यों मैम? दिस इज़ नॉट डन। मैं किसी को रोक तो नहीं सकती, बट यू डोंट वरी, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कब से? सासा ने सामने रखा पानी पीते हुए पूछा। मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया है, 1 हफ्ते में अप्रूवल आ जाएगा। और हाँ, बाय द वे, एक गुड न्यूज़ भी है। आई डाउट कि अब कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है। सासा ने कमरे में टेबल पर अपना पेन धीरे धीरे पटकते हुए कहा, तुम्हारे फेवरेट गजेंद्र अंकल भी स्पेशल कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मीता ने आगे बढ़कर बैठी हुई सासा को गले लगाया और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। आप पापा को नहीं जानती। सासा ने कहा, वेल, मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। क्लास में जाओ और अभी किसी को भी इस बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सासा क्लास के बाद अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोती रही। लड़की जिस चीज़ से भागती है, वही चीज़ उसके पीछे पड़ जाती है। सासा के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला था। रोकर चुप होने से पहले वह एक फ़ैसला ले चुकी थी। हमारे सभी बड़े फ़ैसलों में बहते हुए पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर नदी चाहे बाहर की हो या भीतर की, फिर चाहे बरसात आसमान की हो या मन की। सासा ने एक लेटर लिखा और मीता के घर जाकर उसको लेटर दे दिया। मीता के कमरे में गाना चल रहा था। वह रिलैक्स थी, आराम से बैठकर रोज़ की तरह एक वाइन के हिसाब से आधी पी चुकी थी। मीता ने ध्यान से लेटर पढ़ा और शौक में खड़े होकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती सासा, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। मीता के पास सासा को समझाने लायक कोई बात नहीं थी। सासा की आंखों में आंसू थे। इस लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, वो बस यही जानती है। उसका सपना था ये कॉलेज, और अब वही सपना वह खुद तोड़ने जा रही थी। सासा, तुम ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, गलत कर रही हो। मैंने डिसाइड कर लिया है मैम। मीता ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर मनोज नहीं आए तो भी तुम कॉलेज छोड़ दोगी? सासा ने ये बात सोची ही नहीं थी। उसने सिर ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन सोच लो, फिर कल आकर मुझे बताओ। मीता ने फिर से गाना चला दिया। ये वही गाना था जो मनोज की कार में बज रहा था, वही फरीदा खानन की गज़ल।